बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया के बारे में वर्ड प्रॉब्लम है। तो जब हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के अगर फार्मूले हमें पता है ना, तो फिर हमारे लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं हो सकती। तो ये मैंने स्क्वायर के दोनों फार्मूले लिखे हैं और ये रेक्टेंगल के फार्मूले लिखे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की क्योंकि दोनों साइडें यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ में चारों साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसा ये स्क्वायर होता है ना, इसमें ये होता है कि ये साइड भी जितनी होती है उतनी साइड ये होती है, इक्वल होती है, इसलिए लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। एरिया को उर्दू में रकबा कहते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वो होती है जिसकी आमने सामने एक वाली साइडें बराबर होती हैं, लेकिन चारों साइडें आपस में इक्वल नहीं होती, बल्कि आमने सामने वाली इक्वल होती हैं। जो ज़्यादा बड़ी साइड होती है उसको लेंथ कह देते हैं, जिसको हम लंबाई कहते हैं उर्दू में, और चौड़ाई वाले को विड्थ भी कहते हैं या ब्रेथ भी बोलते हैं। दोनों वर्ड ही ठीक है। ये डब्ल्यू मैंने लिखा है, ठीक हो गया, लेंथ और विड्थ। तो इसमें भी एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करें तो वो इसका एरिया आ जाता है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें। इधर भी इधर इसमें क्योंकि स्क्वायर में दोनों साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए इसको भी लेंथ कहते हैं, इसको भी लेंथ कहते हैं, तो फिर इसलिए लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना कहते हैं। कुछ इसको अगर विड्थ भी कह रहे हैं तो फिर भी वही वाली बात है। फार्मूले ऑलमोस्ट इनके सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ जाता है, इसलिए लिखने में फ़र्क आ जाता है। अगर आप इनको सेम मेथड से भी करेंगे तो आंसर वही आएगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कहते हैं अहाता, दूसरे लफ्ज़ों में चार दीवारी की टोटल लंबाई। जिस तरह आपको पता है अक्सर वालदा साहबा कहती है ना कि दुपट्टों की लैस लेके आनी है, तो घर में खुद ही मैश कर लेती है इंची टेप से सारी लंबाई देख के। वो कहती हैं कि इस डिज़ाइन की ये वाली लेस इतनी ले आओ, या ले आती हैं जाके उस दुकानदार को बताती हैं, तो वो उसका पेरीमीटर असल में मालूम कर रही होती है अपने दुपट्टे का। तो इसी तरह कोई भी शेप हो, चाहे किसी भी तरह की शेप हो, टेढ़ी मेढ़ी सी जैसी मर्जी हो, अगर हमें कोई कह दिया कि इसका पेरीमीटर मालूम करो, तो हम हर साइड की लेंथ मालूम कर लेंगे। तो इसकी बाउंड्री वाल, जितनी बाउंड्री वाला सारी को प्लस करेंगे तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो इस तरह जितनी एक साइड की लेंथ होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर भी पेरीमीटर आ जाता है। तो चाहे उसको 4 दफ़ा प्लस कर लो फिर भी पेरीमीटर आ जाता है। इसी तरह जो रेक्टेंगल होती है उसका पेरीमीटर होता है कि लेंथ और विड्थ को पहले प्लस कर लो, यानी एक लेंथ और विड्थ को प्लस कर लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसका फिर डबल कर दो। डबल कर दोगे तो बाकी दो भी उसमें ऐड हो जाते हैं, तो वो उसका पेरीमीटर होता है। तो अब इन फार्मूलों को ज़हन में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को अब करते हैं, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप हमारे लिए मुश्किल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब हमें समझ आ जाता है कि ये एक रेक्टेंगल तरह का है, हमारे लिए रेक्टेंगल है, इसका क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मैं यहाँ पे सिर्फ पी लिखूंगा। पेरीमीटर है इसका 160 मीटर। इट्स लेंथ इज 3 टाइम इट्स ब्रेथ। ब्रेथ भी कहते हैं ना, या चौड़ाई कहते हैं, या इसको विड्थ भी बोलते हैं। तो अब इसमें उन्होंने कहा कि उसकी जो लेंथ है ना वो उसकी ब्रेथ का 3 टाइम है, यानी जितनी भी उसकी विड्थ है। अब इसमें हम सपोज कर, उन्होंने बताया नहीं हुआ, जिस चीज़ का ना पता हो हमने खुद कर लेना, सपोज कर लेना होता है, दिल में एक उसको समझ लेना होता है कि लेट का मतलब कि हमने खुद ही एक अंदाज़ा कर लिया, सपोज कर लिया, फ़र्ज कर लिया कि उसकी जो विड्थ है, या उन्होंने ब्रेथ का नाम दिया है, तो लेट उसकी जो ब्रेथ है, हम ब्रेथ के सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, जिसकी साइड का ना पता, हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है। एक्स का मतलब कि पता नहीं हमें कोई वैल्यू है जो वो उसकी ब्रेथ है। अगर ब्रेथ उसकी एक्स है, एक्स मीटर कह लें, जो भी इसका यूनिट है वो साथ इसके लिख सकते हैं, लेकिन अभी ना लिखें। अगर उसकी जो ब्रेथ है वो एक्स है तो फिर लेंथ क्या होगी? लेंथ उसने कहा है कि ब्रेथ का 3 टाइम। 3 टाइम का मतलब होता है कि ब्रेथ जो भी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी ब्रेथ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा लेंथ। ये मैंने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई लिखा है, वरना अलजबरे में ये नंबर और जो वेरिएबल होता है ना, जिसको अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इसके दरमियान में मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x। इसका मतलब होता है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो एक तो ये बात होगी कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 3 टाइम है। फाइंड इट्स डिमेंशंस। डिमेंशंस का मतलब होता है उसके पहलू, उसकी साइडें, उसका हुलिया, वो बताएं कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। यानी ब्रेथ और लेंथ हमने मालूम करनी है। और हमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ हमें उन्होंने इसका पैरामीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है ना रेक्टेंगल का, वो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला अगर आपको याद है तो भी ठीक है, अगर नहीं याद तो जहाँ पे लिखे होते हैं ना फार्मूले, आपने वहाँ से देख के आप फार्मूला इसका लिख सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए ये फार्मूला सामने लेके आता हूँ। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर का फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला जो दो मैंने आपको बताए हैं, दो पेरीमीटर के हैं और दो ही एरिया के हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। अब इस फार्मूले में ना इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, जो जो वैल्यू का हमें पता है। अब पी का मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख देंगे 160। इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, 2 की जगह पे 2 ही आ गया, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट आ गई। जो एल लिखा है यानी लेंथ, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू 3x, प्लस का प्लस आ गया। और विड्थ या ब्रेथ, इसमें ब्रेथ भी लिख सकते हैं ना, जो मर्जी आप लिख लें, मेरे ज़हन में था यानी विड्थ, मैंने विड्थ लिख दिया है। तो इसकी ब्रेथ है x। ये हमने सारों की जगह पे इसकी वैल्यू बदल दी है, रिप्लेस कर दी है। अब इसमें हमने जो दो काम करने हैं, तो सबसे पहले वो ये है कि ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व कर लेंगे। ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। इसमें जब x है ना, हमने एक्चुअली वैल्यू x की मालूम करनी है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। रूल होता है ना, जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड। ये 2 उधर चला गया, बाकी इधर 3x में x प्लस प्लस करें तो जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 होता है ना, 3 + 1 4, ये 4x और ये वाला 2 उधर आ गया था। अब 160 को 2 से डिवाइड करें तो ये 80 आ जाता है, यानी 160 का हाफ 80 होता है ना। अब ये जो 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये भी उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ x बच गया। अब 80 को 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 4 1 दा 4 2 दा 20 आ जाता है बेटा ये। अब x की वैल्यू आ गई 20। x क्या था हमारा, ब्रेथ। अब इसको वैसे तो नीचे ही लिखना, लेकिन मैं वीडियो के सामने रखने के लिए इधर सामने लिख रहा हूं। उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ का मैं b लिख रहा हूं, ब्रेथ आ गई 20, क्योंकि ब्रेथ x थी ना हमारी 20। इसके साथ यूनिट वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में उन्होंने पेरीमीटर के साथ दिया हुआ था, मीटर दिया हुआ था ना, मीटर, ये मीटर। ब्रेथ इतनी है और लेंथ, x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो x की वैल्यू क्या आई है 20, तो x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी लेंथ आ जाएगी। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए हैं। ये डिमेंशन उसकी आ गई है, ब्रेथ ये 20 है और लेंथ उसकी 60 है। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो नाम पहले है उसकी वैल्यू पहले वाली है और जो नाम बाद में है उसकी वैल्यू भी बाद वाली है। यानी तरतीब, बिल तरतीब इसका लफ्जी मतलब होता है, यानी जिस तरतीब से ये है उसी तरतीब से ये नहीं कहना कि लेंथ बाद वाली है और इधर विड्थ बाद में है तो इसकी वैल्यू पहले वाली, ऐसा नहीं। जिस तरतीब से ये नाम है उसी तरतीब से उनकी ये वैल्यूज़ हैं। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हमें पता चल गया ये रेक्टेंगुलर है, यानी कि रेक्टेंगल वाला फार्मूला है, इसमें यूज़ करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बारबेड वायर अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़ पर मीटर अराउंड। इसका अब जो बात समझने वाली है वो ये है, उसके गिर्द एक बाड़ लगानी है। बाड़ की जो कीमत है ना वो 9 रुपये पर मीटर है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि उसके अराउंड, उसके चारों तरफ जो बाड़ लगानी है वो कह रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, वो कितने की आएगी 9 रुपये मीटर के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी उन्होंने बात की है
उसकी टोटल जो है ना वो लेंथ बाउंड्री वाल की है कितनी है, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी हमने उसकी वायर मंगवानी है ना, जो तार मंगवानी है। तो जो बाउंड्री वाल की टोटल जब पहले लेंथ मालूम कर लेंगे, लेंथ का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर हमने मालूम करना है। तो जब इसका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा उसको उसके यानी टोटल उसकी लेंथ आ जाएगी, पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ ही होती है ना, तो 1 मीटर का जो रेट होगा उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। यानी जो इसका पेरीमीटर आएगा उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी 50 मीटर है और जो इसकी विड्थ है वो है 15 मीटर। अब इसकी पेरीमीटर का फार्मूला आपने चाहे पूरा स्पेलिंग के साथ लिख लेना है, मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फार्मूला बताया भी है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस विड्थ 15। पहले ब्रैकेट वालों को प्लस कर लो, 50 और 15 होता है 65, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 130 मीटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड की टोटल जो चारों दीवारों की या चार दीवारी की टोटल लेंथ है ना वो 130 मीटर है। अब अगली बात कॉस्ट मालूम करनी है। इसका शॉर्ट फॉर्म यही है, ऐसे लिख लें, कॉस्ट ऑफ, जो भी उन्होंने उसका नाम लिया हुआ है, बार बेड। यहां पे लिख लें एक ऐसे एट द रेट ऐसे भी लिख सकते हैं, एट द रेट। नहीं तो एट द रेट का ना एक ऐसे करके भी आप देते हैं, आप लोग नेट यूज करते हैं, एट द रेट का ये भी साइन होता है, रेट ऑफ 9 रुपीज पर मीटर। ये लाइन का मतलब पर, या आप पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मीटर। अब इसमें हमने ये करना है कि जो टोटल इसका पेरीमीटर आया ना 130, उसको इसके रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया, तो ये क्योंकि कॉस्ट है तो ये इसके साथ रुपीज आएंगे, इसके साथ ना कहीं मीटर लिख देना, तो ये इसकी बेटा कॉस्ट आ गई, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 200 मीटर। तो ये पेरीमीटर है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना, तो पेरीमीटर इक्वल टू, या आप ऐसे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 200 मीटर और इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा से मैं आपको वो फार्मूला बता देता हूँ। ये देखें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये फार्मूला बताया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फार्मूला होता है। बस दिमाग में ना इनको अलग-अलग खानों में रखना है, बच्चे ना इनके खाने मिक्स कर देते हैं, बाद उसकी जगह पे उसका फार्मूला और उसकी जगह पे दूसरा फार्मूला आ जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, फार्मूला पहले लिख लें 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हमने इसी फार्मूले पे वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, इसकी जगह पे 200 आ जाएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, 4 की जगह पे 4 आ गया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और लेंथ क्योंकि मालूम करनी है तो ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो रहेगा इधर ही, जो वैल्यू इसके साथ है उनको दूसरी तरफ ले जाना होता है। अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल का इक्वल, और ये 4 उधर चला गया, इधर सिर्फ लेंथ रह गया। अब 200 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, 4 5 दा ये आ जाएगा 50, तो इसकी लेंथ क्या आ गई, एंड पे चाहे पूरे स्पेलिंग लिख ही दो, लेंथ गुस्सा ना कर जाए, 50। और इसके साथ अगर जो भी यूनिट था मीटर था तो यहाँ पे मीटर लिख देना है, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर हो तो वो, यानी जो यूनिट यहाँ पे हो ना वही यहाँ पे लिख देना है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है अ पीस ऑफ अ क्लॉथ इज इन रेक्टेंगुलर शेप। ये पीस चाहे जिस चीज़ का मर्जी हो, इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो वर्ड है ना वो ये है, रेक्टेंगुलर शेप, यही रेक्टेंगल शेप का है।
रेक्टेंगुलर को उर्दू में कहते हैं मुस्ततील। इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है, ये लेंथ नहीं बताई हुई, उन्होंने ये बताया हुआ है कि उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। किससे? उसकी विड्थ से, यानी जितनी उसकी विड्थ है उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंथ है। यानी पहले विड्थ अगर मालूम हो जाएगी तो हम उसमें 10 प्लस कर लेंगे तो वो हमारी लेंथ आ जाएगी। अच्छा, ये एक बात होगी, या यहाँ पे लिख लें। चलो पहले लेंथ को, जो कि विड्थ छोटी होती है, पहले इसको आप ऐसे लिख लें, क्योंकि हमें विड्थ का पता नहीं हुआ, पता नहीं है, क्योंकि वो तो हमने मालूम करनी है। तो हम इसमें कहेंगे लेट। लेट का मतलब होता है फर्ज किया, सोच लिया, अंदाजा कर लिया कि उसकी जो विड्थ है ना, विड्थ का मैं डब्ल्यू लिखता हूँ, लेट के उसकी जो विड्थ है ना वो एक्स है। जो चीज़ भी नहीं ना मालूम होती उसको सपोज कर लेते होते हैं कि एक्स है, ये विड्थ है, और उसकी लेंथ क्या है, उसकी जो भी विड्थ है ना उसकी विड्थ के अंदर 10 और प्लस कर ले। 10 मोर है ना, 10 सेंटीमीटर मोर, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर और प्लस कर लेंगे तो वो उसकी लेंथ बन जाएगी। ऐसे ही है। अब उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है कि पेरीमीटर इक्वल टू है 220 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ क्लॉथ ऑफ पीस। अब क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी हुई है ये पेरीमीटर की दी हुई है, तो कोई बात नहीं है, हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला हमने याद किया हुआ है। अगर आपको याद ना हो तो जहाँ कहीं आपने लिखा होता है ना, वहाँ से आप 2-4 दफ़ा देखोगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब इसमें बेटा आपने फार्मूले के अंदर ना वैल्यू रिप्लेस करते जाना है, जो जो वैल्यू दी हुई है। जैसे पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है तो पी की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख देंगे 220, इक्वल का इक्वल, 2 का 2, ये ब्रैकेट की ब्रैकेट, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू ये वाली है सारी, लेंथ की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, इसकी जगह पे ये आ जाएगा लेंथ की वैल्यू x प्लस 10, फिर प्लस, और विड्थ की जगह पे ना विड्थ की वैल्यू ये x है, x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें मुश्किल जो स्टेप था ना वो यही वाला था। अब अंदर x में तो x प्लस हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर सब, ये 2 सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस तरफ से हमने x को बचाना होता है, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाना होता है। ये 220, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर बच गया x में, चाहे x यहीं पे प्लस कर लें या आप अगले स्टेप में प्लस कर लें, जैसे आपका दिल चाहे, x प्लस 10। तरह मैंने तरतीब की है, दोनों x को एक तरफ कर लिया और 10 को उधर है, इक्वल के उधर ही है। अब 220 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है बेटा 110। x में x प्लस किया तो 2x, ठीक है ना, प्लस माइनस में कोफिशिएंट के सेम से प्लस हो जाते हैं। ये प्लस 10 है, इसको उधर ले जाए, ये प्लस 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, इधर प्लस हो तो उधर जाके माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर डिवाइड, यानी प्लस का उलट माइनस, माइनस का उलट प्लस, मल्टीप्लाई का उलट डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इधर सिर्फ 2x बच गया, ये प्लस 10 तो उधर चला गया ना। अब 110 से 10 माइनस किया तो बाकी रह गया 100 इक्वल टू 2x। अब ये जब सॉल्व कर लें तो अब ये जो x के साथ जो कोफिशिएंट है इसके साथ 2 है ना, इसको उस तरफ ले जाना है। ये जो नंबर साथ अटैच होता है ना, ये इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के जब पार जाते हैं ना तो फिर इनकी वो रूल अप्लाई हो जाता है, इधर सिर्फ x बच गया, 2 उधर चला गया ना। अब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। तो अब मैं x की वैल्यू 50 आ गई ना, अब मैं इसके सामने कर देता हूँ जहाँ पे हमने किया था, यहाँ स्पेस भी है हमारे पास। अब जो x की वैल्यू आई है ना वो हमारी विड्थ है, विड्थ हमारी आ गई है 50, जो x की वैल्यू आई है अभी हमने निकाल ली है। तो लेंथ क्या थी,
लेंथ का ये था कि जो विड्थ थी उसमें 10 प्लस कर देना है, जो भी इसकी वैल्यू आई है विड्थ की उसमें 10 प्लस कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी लेंथ 60। और इनके साथ सेंटीमीटर था ना, तो इनके साथ भी सेंटीमीटर हमने लिख देना है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन के जो आंसर थे ना वो आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप हॉल इज 40 मीटर। पेरीमीटर एक स्क्वायर का दिया हुआ है, 40 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर। टाइलिंग करनी है यानी टाइलें लगवानी है, नीचे पत्थर लगवाना है ऐसे गाले, ठीक है ना। उसके फ्लोर कहते हैं उसके फर्श के ऊपर। एट द रेट, ये एट द रेट है, रेट उसका है 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो जब भी रेट आता है ना, जब टाइलिंग की बात आए फिर भी याद रखना है, या पर स्क्वायर स्क्वायर जब भी आता है ना फिर भी याद रखना है। ये दो हमें इसके होते हैं ना जो इशारे मिल जाते हैं कि ये एरिया की बातें होती हैं, एरिया यहाँ पे निकालना होता है। तो जब कोई वायर लगानी हो तो फिर पेरीमीटर होता है, जब टाइलिंग लगानी हो किसी कमरे के या किसी भी दीवारों के अंदर काम होना हो ना तो वो एरिया होता है। तो अब ये स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, इससे हमने पहले उसका एरिया निकालना है, फिर जब एरिया आ जाएगा ना उस एरिया को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब पेरीमीटर से पहले लिख लेता हूँ, पेरीमीटर इसका 40 मीटर। पेरीमीटर के दिया हुआ है, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हमें पहले लेंथ चाहिए ना, पेरीमीटर से हमने पहले लेंथ निकालनी है। जब लेंथ आ जाएगी तो फिर लेंथ की हेल्प से हमने उस स्क्वायर का एरिया मालूम करना है, लेंथ हमने मालूम करनी है। तो जो चीज़ हमें गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो हम लिहाजा पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है ये 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखें, फार्मूलों को अलग-अलग खानों में रखना है, ये ना इसके फार्मूले इसके खाने में आ जाए इसके में। इंसान के दिमाग के अंदर भी ना खाने बने होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, हर बॉक्स का ना अलग उसको रखना है, मिक्स आप नहीं कर देना। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। तो पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू लिख दें आप 40 इक्वल का इक्वल ये 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसको चाहे ऐसे एक स्टेप में लिख दें। अब हमने लेंथ मालूम करनी है, जो वैल्यू मालूम करनी हो वो अकेली इधर रहेगी, बाकी वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। तो जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे इस वाली वैल्यू को, इस तरफ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 4 डिवाइड हो जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ जाएगा 10, लेंथ इक्वल टू 10। हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल टू 10। ये क्योंकि मीटर था तो इसके साथ भी मीटर आ जाएगा। अब ये लेंथ आ चुकी है, अब हमने इसका एरिया मालूम कर लेंगे। तो एरिया में होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ की वैल्यू भी हमने मालूम किया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 द 100। तो एरिया के साथ ऊपर स्क्वायर आता है। अब जब एरिया आ जाए तो अब हमने उसकी कॉस्ट मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट, ये ए ना ए डाल के ऊपर से घुमाते हैं, ये एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ये पर हो जाता है, ये स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसका ये होता है कि जो रेट होता है ना उसको उसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जिसको चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको पहले लिख लें, मल्टीप्लाई में जिसको मर्जी पहले लिख लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, टोटल 4 जीरो हो गए। तो ये क्योंकि कॉस्ट है तो इसके साथ रुपीज़ आएगा, रुपीज़ 50,000 रुपीज़ उसका खर्चा आएगा। क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 6 मीटर बाय 4.5 मीटर। बाय का मतलब होता है ये साइज बताते हैं कि एक साइड को इतना है और दूसरी साइड को इतना है, यानी लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है। जब भी को हमारे फर्श की लंबाई करनी हो या दरवाज़ों की या विंडो की या पर्दों की किसी चीज़ की हो तो ऐसे बताते होते हैं, पहले लंबाई बाय
ये बाय को इस तरह मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी लिखते हैं, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई का मतलब बाय भी होता है जब साइज की बात आ रही हो, डिमेंशंस की बात आ रही हो। फ्लोर कहते हैं फर्श को। तो यानी उसकी जो लंबाई है, लेंथ उसकी है 6 मीटर और उसकी जो विड्थ है वो है 4.5 मीटर। 4.5 का मतलब होता है 4.5। अब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि उसका फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट नीडेड टू कवर द फ्लोर। तो उसके अंदर जो कारपेट बिछाना है वो कितना चाहिए, यानी कारपेट का एरिया, यानी उस कमरे का एरिया मालूम करना है। तो जब भी अंदर की बात हो रही है ना, जैसे कारपेट की बात हो रही है या टाइलिंग की बात हो रही है, तो वहाँ पे एरिया ही मालूम करना होता है। तो ये क्योंकि अब लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, ये बन जाता है रेक्टेंगल ही बन जाती है ना। तो रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ 6 है और विड्थ 4.5 है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 दा 30, 3 27 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 27। डेसिमल के बाद फिर जीरो की ज़रूरत नहीं रहती। 27 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड है द कॉस्ट ऑफ कारपेट एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि इसको, इसके रेट को इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कारपेट। तो ये बेटा अब इसका टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कारपेट एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, रेट को उसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 27 मल्टीप्लाई बाय 80, इनको आपने मल्टीप्लाई करना, तो ये कॉस्ट है तो इसके साथ रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2160 रुपीज़। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन है द सरफेस ऑफ अ टेबल इज, सरफेस कहते हैं जो ऊपर की, उसकी ऊपर टॉप होता है, ऐसे कह लें। 2 मीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये उसकी लंबाई है, एंड 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर वाइड, ये उसकी चौड़ाई है, ये उसकी विड्थ है। फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस, तो उस सरफेस का एरिया मालूम करें। अब इसकी जो लेंथ है इसको लिख लें 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको पॉइंट में करें ना तो ये 0.10 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। 2.10, ये सारे को मीटर बना दिया हमने। इसकी विड्थ है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम डेसिमल में करेंगे तो 1.40 मीटर। उसी तरह जिस तरह हमारे पास अभी हमें कोई कह दिया कि 5 रुपीज़ और 50 पैसा, तो जब हम इसको रुपीज़ में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना 5.5, ये फिर ये सारे रुपीज़ में आ जाते हैं फिर, ठीक है ना। इसी तरह ये भी, इसी तरह इसको हम सेंटीमीटर को जब मीटर में करते हैं तो इसका पॉइंट और ये। अब इसका एरिया मालूम करना है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है हमारी 2.10। ये हमें पता है कि डेसिमल के बाद अगर एंड पे 0 ना भी लिखे तो आपको पता है ना कि वो कुछ नहीं होता। इसी तरह 1.40, डेसिमल के बाद एंड पे फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिर वो मल्टीप्लाई करने में और हमें शॉर्ट हो जाएगा। आप 2.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 के साथ। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 1 1 दा 1 और 1 2 दा 2। अब इनको प्लस किया तो 4 का 4 आ गया, 8 + 1 9 और 2 का 2 आ गया। अब बारी आती है डेसिमल लगाने की। तो डेसिमल अब हम कहाँ लगाएंगे? तो डेसिमल लगाने का जो तरीका है हमने इससे पिछली क्लासों में भी सीखा हुआ है कि एक डेसिमल से लेके हमने चलना है और दूसरे डेसिमल पे आके ब्रेक लगानी है और देखना है कि रास्ते में कितने डिजिट आ रहे हैं। यहाँ से चले और यहाँ पे आ गए तो रास्ते में 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट आए ना तो आंसर में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 2.94
ये था मीटर, मीटर में लगाया ना हमने, अभी निकाला था, तो मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस तरह के क्वेश्चन को मोस्टली जो होते हैं ना, टीचर जब टेस्ट वेस्ट देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को समझते हैं कि ज़्यादा मुश्किल है। जब बच्चों को ज़्यादा सख्त इम्तहान लेना हो ना, तो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। जैसे 8 है क्वेश्चन है, या 7th भी था। इसमें यह है कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्ट्रीट आर, उसकी लेंथ और विड्थ ये है, लेंथ एंड द विड्थ, ये लेंथ है ये विड्थ है रिस्पेक्टिवली। हाउ मनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ लेंथ 8, ये जो टाइल उसके अंदर लगनी है वो स्क्वायर टाइल है, स्क्वायर टाइप की है, जिसकी लेंथ, टाइल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यानी टाइल की लेंथ भी 4 है, विड्थ भी 4 है, ऐसे हुआ ना, स्क्वायर की है ना, स्क्वायर शेप में है। वो कितनी टाइलें चाहिए नीडेड टू कवर द पाथ, वो जो स्ट्रीट है जिसका ये साइज बताया उसको कवर करने के लिए हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स आर नीडेड, तो कितनी टाइल चाहिए। इसका पहले मैं आपको जो हमारा वे आउट है वो बता देता हूँ कि हमने कैसे, किस तरफ को हमने जाना है। पहले हम इस स्ट्रीट का जो है ना वो एरिया मालूम कर लेंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया आ जाएगा। फिर जो स्क्वायर टाइल है जिसकी लेंथ ये है, इसका एरिया मालूम कर लेंगे। फिर इसके एरिए को टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइलों की तादाद आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रीट, विड्थ स्ट्रीट, एरिया ऑफ स्ट्रीट, ये फार्मूला एरिया का हमारा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप है इसलिए हमारी तरफ से वो स्ट्रीट हो, हमारी तरफ जो मर्जी हो, हमने रेक्टेंगुलर के फार्मूले से उसका एरिया मालूम कर लेना है। लेंथ इसकी है 1600 और विड्थ इसकी है 400, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 0 आ गए, 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब उसकी जो टाइल है, टाइल का अब हमने एरिया मालूम कर लेना, ये क्योंकि स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये आ जाता है 60, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी उस स्ट्रीट का भी एरिया मालूम कर लिया, उस टाइल का भी एरिया मालूम कर लिया। अब मालूम करना है नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड। तो अब बेटा आ गया नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कवर द पाथ। इसमें होगा पहले पाथ, जितना भी पाथ है ना उसका जो एरिया है वो लिख लेना हमने, और डिवाइड बाय करना टाइल, जो टाइलें लगानी है ना, नंबर ऑफ टाइल जो लगानी है, अब उसका एरिया उसके साथ डिवाइड कर देना है। अब ये भी 64 है, ये भी 64 है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। 64 1 64 1, ये 4 0 बच गए। अब ये जो आंसर आ गया ना, ये क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है ना, 10,000 टाइल्स हमें चाहिए उसको कवर करने में। यहाँ पे आप ज़्यादा से भी टाइल्स साथ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख ले तो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ शुरू में लिखा भी हुआ है, ये आंसर आ गया। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके भी 2 पार्ट हैं। फाइंड द लेंथ, एक तो लेंथ इसकी मालूम करनी है ऑफ स्विमिंग पूल हुज विड्थ इज दिस, विड्थ दी हुई है, लेंथ मालूम करनी है, एंड एरिया इज दिस, और एरिया दिया हुआ है। पहले तो हम यहाँ तक जो है ना इसको सॉल्व कर लें, मेरे ख्याल में अलग से एक पार्ट हो जाएगा, फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह की लेंथ मालूम करनी है, विड्थ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, तो अब हम एरिया जब दिया हो ना रेक्टेंगल का, तब एरिया का फार्मूला हम लगा देंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इनकी जगह पे वैल्यू बदलते जाए, रिप्लेस कर दें। एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू आ जाएगी 300, इक्वल का इक्वल। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू नहीं है, लेंथ मालूम करनी है, तो ये एज इट इज आएगा ऐसे ही, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू 15। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो रहेगा इक्वल के इधर ही, बाकी वैल्यू को इक्वल के दूसरी पार ले जाएंगे। ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वल का इक्वल, लेंथ का लेंथ, और ये सब कुछ उधर चला गया, 15 उधर चला गया, तो ये सिर्फ ये रह गया। अब 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 था, 15 2 था 30, 0 का 0, लेंथ आ गई 20। 7 यूनिट क्या आएगा, जो यूनिट भी यहाँ लिखा हुआ था, मीटर। एक पार्ट का तो आंसर यहाँ पे आ गया, लेंथ मालूम करनी थी। अब दूसरा पार्ट था इनका कि
व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर, उस स्विमिंग पूल का फ्लोर के ऊपर टाइलिंग करनी है एट द रेट ऑफ दिस, ये रेट है उसका पर स्क्वायर मीटर। तो रेट को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एरिया के साथ। अगर टाइलें शाइलें लगानी है तो उसको एरिया के साथ, तो एरिया उन्होंने पहले दिया हुआ है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए ना इस रेट को इसके एरिया के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ 4500 पर स्क्वायर मीटर, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी इस रेट के हिसाब से, इस रेट को इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया दोनों को, आपने रफ में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये कॉस्ट है तो आ जाएगी रुपीज़। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। आर रेक्टेंगुलर शेप वॉकिंग ट्रैक, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, वो क्या चीज़ है इससे हमें गर्ज नहीं है, अगर कह भी दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो हमारा दिमाग जिस बात पे क्लिक करता है ना वो है रेक्टेंगुलर शेप का है। वो ट्रैक है, एक पैदल चलने का रास्ता है, इतनी उसकी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द वॉकिंग ट्रैक, वो जो ट्रैक बना हुआ उसके अलोंग, उसके साथ साथ, ठीक है ना, वॉकिंग ट्रैक के साथ डिस्टेंस कवर अलोंग द वॉकिंग ट्रैक इन 2 राउंड, कि उस वॉकिंग ट्रैक के ऊपर चलें तो 2 राउंड के अंदर 2 चक्कर लगाएं तो कितना फासला तय होता है, 2 राउंड। तो पहले तो हम एक राउंड का मालूम करें ना, एक अगर इस तरह करके एक ट्रैक बना हुआ है चारों तरफ अलोंग उसके साथ साथ, तो एक चक्कर का मतलब होता है उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब यही हमने समझा था ना कि बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ। अगर एक हम चलते हैं यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो टोटल जो हमारा एक चक्कर में जितना फासला होगा वही उसका पेरीमीटर होता है। तो जितना एक पेरीमीटर होगा उसका हम डबल कर देंगे तो वो 2 राउंड का हो जाएगा। अगर 3 राउंड का आए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का आए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो रेक्टेंगुलर का जो रेक्टेंगल होती है उसके पेरीमीटर का फार्मूला आपको दोबारा से मैं याद नहीं करा देता हूँ कि कहीं आपके दिमाग में दूसरे खाने में ना चला गया हो। ठीक है ना, पेरीमीटर रेक्टेंगल का अलहदा से खाना बनाना है और स्क्वायर का खाना अलहदा होना चाहिए। तो ये मैंने इसकी लेंथ लिख ली, ये इसकी विड्थ लिख ली। तो क्योंकि उसने तो कहा था कि 2 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन पहले हम एक राउंड का मालूम करेंगे, क्योंकि एक राउंड का मतलब होता है पेरीमीटर, उसका जितना उसका पेरीमीटर होगा एक राउंड में उतना ही उसने डिस्टेंस कवर करना है। तो 2 इंटू लेंथ जगह पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 80, प्लस का प्लस और विड्थ क्या, विड्थ की वैल्यू आ गई 35। पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को प्लस कर लेंगे, 80 में 35 का प्लस किया तो ये आ जाएगा 115। 115 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 230। इसके साथ मीटर था तो मीटर। तो ये पेरीमीटर का मतलब होता है कि एक राउंड में इतना वो डिस्टेंस कवर करता है। तो अब हम इसका डबल कर देंगे तो वो 2 राउंड में डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने ये डिटेल से लिखी दिया, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, जितना पेरीमीटर था उसका वो उसका 1 राउंड में डिस्टेंस है। तो 2 राउंड में करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 460 मीटर। तो 2 राउंड में इतना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। बाय का मतलब होता है एक साइड उसकी इतनी है और दूसरी साइड वो इतनी है। ठीक है ना, ये डिमेंशन होती है जो बाय के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया हुआ ये 30 है और ये 20 है सारी। इट इज कट ऑफ अलोंग द लेंथ टू फॉर्म 2 इक्वल पीसेस। उसको फिर हिस्सा करके उन्होंने कह रहा है कि कट किया है। अच्छा, ये बात होगी। इसके बाद वो कह रहे हैं मालूम करो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओरिजिनल रेक्टेंगल जो पहले थी 20 बाय 30 वाली, उसका भी पेरीमीटर मालूम करो। फिर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 2 पीसेस सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब अलग अलग, इस पीस का अलग से पेरीमीटर मालूम करो, इस पीस का अलग से करो। जब इसको कट कर देंगे ना तो ये पीस अलहदा हो जाएगा और ये वाला पीस अलहदा हो जाएगा। फिर सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 पीसेस,
फिर दोनों के पेरीमीटर को प्लस करें और फिर आगे जो बात पूछते हैं वो बताते हैं कि वाई द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज नॉट इक्वल, कि जब ओरिजिनल का मालूम करते हैं वो और दोनों के जब अलग अलग उनको प्लस करते हैं तो उनका आंसर वो कह रहे हैं कि इक्वल क्यों नहीं आता। तो ये 3 क्या बल्कि 4 ही इसके क्वेश्चन है, 4 पार्ट बन जाते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, आसान ही है। तो मैंने इस तरह करके ऊपर हेडिंग दे लिया ओरिजिनल रेक्टेंगल, इसकी लेंथ, विड्थ और पेरीमीटर। लेंथ इसकी प्लस विड्थ की, और विड्थ की वैल्यू आ गई, पहले इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर इसको बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब उन्होंने कहा कि ये जो पीस था ये 20 था ना, उसको हाफ कर दिया। फिर हाफ करने से क्या हो गया, वो 2 पीस बन गए, 10 इधर रह गया, ये तो 30 था ना, और जब इसको पीस को अलग किया तो 10 उधर रह गया। फिर कह रहे हैं इन दोनों पीसेस का अलग अलग पेरीमीटर मालूम करो। तो अब क्वेश्चन यही है कि फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ 2 पीसेस सेपरेटली, कि दोनों पीसों का अलग अलग पेरीमीटर मालूम करो। तो ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जितना पेरीमीटर एक ट्रायंगल का होगा ना, उतना ही पेरीमीटर दूसरी ट्रायंगल का होगा। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ईच ट्रायंगल या ईच पीस, ऐसे भी लिख दें या अलग अलग कर लें, जैसे आपको आसानी हो वो भी ठीक है। तो इस तरह मैंने लिख लिया पेरीमीटर ऑफ 1 पीस। ये पेरीमीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप थी तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला आ गया। लेंथ इसकी 30 है, लेकिन विड्थ हाफ होगी ना, क्योंकि उसकी कटिंग कर दी ना, इसलिए विड्थ पहले 20 थी, फिर अब 10 होगी, 10 उधर चलेगी, 10 उधर रहेगी। पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को प्लस किया, 30 में 10 प्लस किया 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। तो इसमें अब एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 आया तो दूसरी वाले का भी 80 ही होगा। उसको हम लिख लेते हैं, ऐसे सारा मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हम लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने अगर सारी वर्किंग करनी भी है तो ऐसे करके लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ सेकंड पीस, तो फिर यही सारी बात आपने लिख देनी, उसका आंसर भी 80 आ जाएगा। तो इसके साथ वैसे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ सेकंड पीस 80 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने कहा था अब थर्ड पार्ट है, ये तो सेकंड पार्ट हो गया ना, या तो सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 पीसेस, इन दोनों पीसेस के जो पेरीमीटर है ना, इनका सम करें, इनका टोटल करें। तो इन दोनों पीसों के पेरीमीटर को पास करेंगे, 80 और 80 होता है 160 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये थर्ड पार्ट था। अब उन्होंने जो आगे पूछा, वाई द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल नॉट इक्वल टू द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ बोथ पीस। कह रहे हैं जो असल रेक्टेंगल थी उसका जो पेरीमीटर है ये 100 आया है, तो जब पीस अलग अलग किए उन दोनों के पीसों को जब टोटल उनका पेरीमीटर का तो ये आया, तो ऐसा क्यों आया है? हमें पता है कि जब वो पेरीमीटर दोनों, जब वो रेक्टेंगल कटी थी ना, ये 20 थी और ये 30 था, उस वक्त बाउंड्री वाल ये थी। लेकिन जब इसके पीस कट कर दिए तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ। तो अब इसमें 2 बाउंड्रियां और एक्स्ट्रा बन गई। पहले ये दरमियान में वाली तो नहीं थी, पहले बाउंड्री वाल यही थी, इनको सारों को प्लस किया तो 100 आ गया था। लेकिन जब अलग पीस किए तो इसमें ये तो साइड में प्लस होनी थी, लेकिन दरमियान में ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये 2 दीवारें एक्स्ट्रा आ गई, 30 और 30, 60 ज़्यादा आ गया, इसलिए वो 100 की बजाय 160 बन गया। तो दीवारें भी में एक्स्ट्रा बन गई ना 2, 30 की, तो इसलिए वो 30 और 30 60, इसलिए 60 मीटर ज़्यादा हो गया, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ। अब इन्होंने जो नीचे क्वेश्चन पूछा है कि वाई इक्वल नहीं है, मैंने इसका स्टेटमेंट की फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल का पेरीमीटर था ये 4 साइडों का था, 4 साइडों का सम था। द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज द सम ऑफ 4 साइड सम। 4 साइडों को प्लस करें तो उसका पेरीमीटर आ जाता है ना, तो 4 साइड को प्लस किया तो वो उसका ओरिजिनल रेक्टेंगल का वो था। जबकि द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ बोथ पीसेस, तो जब इन बोथ पीस का अलग अलग हमने पेरीमीटर निकाला, फिर इन दोनों के पेरीमीटरों को प्लस किया
तो ये जो पेरीमीटर आया ना, ये आया है 8 साइडों को प्लस करने से। 4 साइड इसकी और 4 साइड इसकी, साइडों को प्लस करने से होता है ना एक्चुअली पेरीमीटर, चाहे आप प्लस करके देख भी लें। वाइल द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 पीसेज ऑफ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ 8 साइड्स। इसलिए ये इनका डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि लेंथ्स की तादाद का फ़र्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।